हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका ये पार्ट फर्स्ट है। जितनी चीज़ें इसमें कवर होंगी उसके अलावा जो चीज़ें बचेंगी वो पार्ट सेकंड में हम लोग कवर करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द यूनियन लेजिस्लेचर। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, हम लोग को पार्लियामेंट के बारे में जानना है। पार्लियामेंट में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें स्पीकर का क्या रोल होता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड छोटे मोटे टॉपिक भी हैं, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, कोरम एंड मैनी मोर थिंग्स। इन सारी चीज़ों को हम आगे इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज फेडरल सेटअप। फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, देखो फेडरल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरल इज अ वर्ड विच बेसिकली मींस डिवीजन ऑफ पावर। दो टर्म होते हैं, दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल जहां पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूनिटरी जहां पे सिंगल गवर्नमेंट रूल करती है सारी चीजों को, और उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं इन रूलिंग, बट उनके पास पावर नहीं होता। तो फेडरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और उसके क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें देखते हैं। तो फेडरल मींस डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इंडिया की बात करें तो ओरिजिनली यहाँ पे हमारे पास सेंटर और स्टेट, ये दो टाइप के लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, बट लेटर इन 1992 म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के बाद लोकल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई। तो तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फेडरलिज्म का। सबसे पहली बात, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने वाले। अब इन सबको एक साथ रखना इज़ अ बिगर टास्क, और इसके वजह से अगर हम सारी पावर अपने पास रख लेंगे, सिंगली हम सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों के फेवर में हो और कुछ लोगों के फेवर में ना हो, तो इससे सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। बट ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब लोग अपने इंडिविजुअल डिसीजंस ले सके और इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रहे हमारे कंट्री में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड सेकंड इज डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नॉट इक्वली, अनइक्वली, बट पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ पावर सेंटर के पास है और कुछ पावर स्टेट के पास है। अगर किसी भी रीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे कि हम स्टेट गवर्नमेंट के पावर को ओवर पावर कर ले, ओवर शैडो कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए जुडिशरी बनाई गई है, एंड द सुप्रीम पावर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को सेफगार्ड करेगा कि कोई भी किसी के पावर को ओवर पावर ना करे या फिर ओवर शैडो ना करे। नेक्स्ट इज बाईकैमरलिज्म। व्हाट डज इट मीन बाय बाईकैमरलिज्म? देखो, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर हमें डिसीजन लेना है, लॉ बनाना है, तो वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में होती हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठते हैं। यहां तक चीज़ें क्लियर। लेकिन अब स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठे और स्टेट का भी पार्टिसिपेशन हो लॉ मेकिंग में, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज स्टेट को ये ना लगे कि हम लोग को किक आउट कर दिया गया फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। इस वजह से दो टाइप के हाउस होते हैं हमारे पास, लोअर हाउस, अपर हाउस, जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। जिसमें राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स उनको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि जो भी लॉ हम बना रहे हैं फॉर आवर कंट्री, उसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है। अकेले सेंट्रल किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा है या फिर लॉ नहीं बना रहा है। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगी और कैसे आप चीज़ों को इजीली फंक्शन करवा पाओगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। एंड नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिटरी फीचर। देखो, कुछ लोगों का ये स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, बट ऑन पेपर, नॉट इन रियलिटी। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट ऑन पेपर, नॉट इन रियलिटी। तो इसके क्या यूनिटरी फीचर्स हैं जिसको देख के उन्होंने ये बोला होगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टेट में भी फॉलो होता है और उसको सेंटर में भी फॉलो किया जाता है।
तो सेंटर के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही पूरे स्टेट को फॉलो करना है, तो इससे ये शो करता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस शोज द यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग सेंटर। किस सेंस में हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर? 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 3 लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में होती है, और यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलके डिसीजन मेकिंग करते हैं। बट कॉन्करेंट लिस्ट में भी ओवरराइडिंग पावर होती है, एक्सक्लूसिव पावर होती है सेंटर के पास। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि दिस इज द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। दिस टर्म बेसिकली कनेक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें लिख के मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें लॉज हम ऐड नहीं कर सकते, या फिर जो चीज़ें हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी है, अमेंडमेंट होता है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते जाते हैं, या फिर जिनको हटाने की जरूरत पड़ती है उनको हटाते भी हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो अमेंडमेंट होता है उसका पूरा पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को हटाने का, ऐड करने का, इन सारी चीज़ों का पावर होता है पार्लियामेंट के पास, दैट इज डायरेक्टली टू द सेंट्रल। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा की हम बात करें तो उसमें कुछ आते हैं स्टेट से, और 12 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो एक तो ये हो गया, बाय सेंट्रल आप डाल रहे हो 12 मेंबर्स, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज, कुछ स्टेट बड़े हैं और कुछ स्टेट छोटे हैं, तो जो स्टेट बड़े हैं वहां से ज्यादा मेंबर आएंगे, जो स्टेट छोटे हैं वहां से कम मेंबर आएंगे। तो इससे भी हो सकता है कि उनको हम ओवरशैडो कर जाएं, या फिर उनके स्टेट को कम इंपॉर्टेंस दें, तो ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी। इनका खुद का कुछ नहीं होता, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज, इसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ फीचर्स बाय विच वी से दैट इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, इट इज अ फेडरल कंट्री ऑन पेपर बट नॉट इन रियलिटी। सो एक स्टेटमेंट है दैट इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम बाय अ यूनिटरी बायस। ठीक है, तो दीज आर द फीचर जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बी अ यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर हाउस। अब हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, लोकसभा के जो क्वालिफिकेशन है कि कौन लोकसभा का मेंबर बन सकता है, लोकसभा होता क्या है, ये सारी चीजें। तो लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो लोकसभा का नाम हो गया। दूसरी चीज, लोकसभा का मेंबर कौन कौन बन सकता है। सबसे पहली चीज, क्वालिफिकेशन, इंडियन होना चाहिए, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एज शुड बी अबव 25, आपकी एज 25 से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेम ऑन इलेक्टोरल रोल, आप वोट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए अपने पर्टिकुलर कंट्री में। नेक्स्ट देखो, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्वालिफिकेशन है कि ये सारी चीजें तो रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी होनी चाहिए, कि अगर ये सारी चीजें आपके पास होंगी या फिर आप इनमें से किसी भी चीज में होगे तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मेंबर नहीं बन सकते लोकसभा के। उसमें पहला क्या है, इंसॉल्वेंट, आपके ऊपर किसी भी टाइप का कर्जा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू मीट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल नीड्स, आपके ऊपर किसी भी टाइप का कर्जा नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्रॉस मार दो, यू शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, क्रिमिनल, आप क्रिमिनल प्रोक्लेम्ड नहीं होने चाहिए बाय गवर्नमेंट, बाय पुलिस, बाय कोर्ट, बाय एनी अथॉरिटी जो आपको क्रिमिनल प्रोक्लेम करे। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दैट यू शुड बी अ मेंटल, क्या बोल सकते हो उसको, आप मेंटल नहीं होने चाहिए, आपका दिमाग काम करने लायक होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, टेन्योर कितना होता है लोकसभा के मेंबर का। लोकसभा के मेंबर का टेन्योर होता है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होते हैं, बट दिस टाइम टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड और डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई ऐसी चीजें आ गई तो। और इसमें मेंबर होते हैं मैक्सिमम 550 इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 आते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, एंड 20 आते हैं फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में ऑल अबाउट लोकसभा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, वैकेंट सीट। अगला टॉपिक आपके बुक में वैकेंट सीट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस टर्म बेसिकली मींस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया, लागू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। पहला
हमें चेंज जो देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया गया 1951 में। तो ऐसे ही बहुत बार अमेंडमेंट किए गए होंगे। वैसे ही जब 52nd अमेंडमेंट किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत शेड्यूल नंबर 10 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और शेड्यूल नंबर 10 इसमें था क्या कि अगर कोई भी मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्शन आप पार्टिसिपेट करते हो, इलेक्शन आप जीत जाते हो, उसके बाद अगर आप पार्टी चेंज करते हो, सपोज हम किसी ए पार्टी से थे, हम इलेक्शन लड़े, हम जीत गए और इलेक्शन जीतने के बाद हम ए से शिफ्ट करके जा रहे हैं बी में, तो हम अपने आप को यानी जो भी पोस्ट हमने एक्वायर किया है बाय कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, हमें वो छोड़ना पड़ेगा या फिर हमसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। दैट इज नो मेंबर कैन चेंज देयर पार्टी आफ्टर इलेक्शन। इसमें चेंज नहीं है, ऐड कर लेना, नो मेंबर कैन चेंज देयर पार्टी आफ्टर इलेक्शन। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अब हमें पढ़ना है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में हम 2-3 चीजें देखेंगे, 4 चीजें देखेंगे बेसिकली। पहले हम देखेंगे सेशन, देन हम देखेंगे कोरम, देन हम देखेंगे क्वेश्चन आवर, देन हम देखेंगे 0 आवर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेशन से और उसके बाद हम अगला 3 देखेंगे। सेशन की हम बात करें तो सेशन हमारे यहाँ एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, प्रेसिडेंट शुड समन सेशन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होना चाहिए। इंटरवल गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने से कम, 6 महीने से कम में आपको दूसरा सेशन कंडक्ट कराना है। जनरली 3 टाइप के सेशन होते हैं जिसको हम BMW के नाम से जानते हैं। B फॉर बजट, M फॉर मानसून एंड W फॉर विंटर। बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मानसून सेशन। और ये आप जो देख रहे हो ये टाइम टेन्योर है कि किस टाइम में कौन सा सेशन कंडक्ट किया जाता है। बजट सेशन होता है फरवरी से मई में, और मानसून होता है आपका जुलाई टू अगस्त, विंटर होता है आपका नवंबर से दिसंबर। दिस इज ऑल अबाउट सेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कोरम। कोरम क्या होता है? सपोज करो कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। तो जो आपका टीचर है उसने ये बोला कि 50 में से अगर 10 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे भी आएंगे तो हम पढ़ाएंगे। अगर उस 10 से एक और कम होकर 9 हो गए, अगर 9 बच्चे आ रहे हैं तो हम क्लास नहीं लेंगे। दैट इज मिनिमम स्ट्रेंथ जो कि रिक्वायर्ड है कि अगर इतने आएंगे तभी हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ाएंगे। So what is quorum? Quorum is a minimum strength required to conduct a session. Otherwise जो स्पीकर है वो सस्पेंड कर देंगे सेशन को या फिर उसको एडजर्न कर देंगे, ठीक है। और मिनिमम जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू कंडक्ट अ सेशन, ठीक। अदरवाइज स्पीकर विल एडजर्न और सस्पेंड द सेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? जब सेशन स्टार्ट होता है, संसद स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट आवर होता है जो कि जनरली 11 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह 11 AM से स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट आवर होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ क्वेश्चन आवर। फर्स्ट आवर ऑफ अ लोकसभा वर्किंग डे, और ये जनरली 11 AM से स्टार्ट होता है। इसमें होता क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस। What does it mean by start, unstart and short notice? Start question वो होता है जिसका आंसर करना होता है ओरली। Start question are those question जिनका आंसर हमें करना है ओरली। Unstart are those question जिसका आंसर करना है हमें इन अ रिटन फॉर्म, हमें लिख के इसका आंसर करना होता है। लास्ट इज शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस के बारे में अभी हम देखते हैं। पहले एक चीज और, इन सारी चीजों के लिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द स्पीकर। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द स्पीकर कि हम लोग को ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं, हम पूछ सकते हैं कि नहीं। अगर स्पीकर अलाउ करता है तो आप उसको पूछ सकते हो। और मैक्सिमम आपको 10 डेज का टाइम मिलता है टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और शॉर्ट नोटिस क्या होता है? इसमें 10 डेज का भी टाइम आपको नहीं दिया जाता, विद इन 10 डेज आपको उसको आंसर करना है, शॉर्ट नोटिस वाला। अब इसका कैच फ्रेज क्या है इसमें? एक चीज कि आपको जिस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका आंसर करना चाह रहा है कि नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट इज 0 आवर। 0 आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम स्टार्ट होता है और बिफोर लंच ब्रेक, उसको हम बोलते हैं 0 आवर। अब 0 आवर जनरली स्टार्ट होता है 12 PM से 1 आवर आफ्टर क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप फ्री हो। और जितने भी हमें हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में वो सारे होते हैं यही 0 आवर में,
ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें नो प्रायर नोटिस और परमिशन, वी डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ नोटिस और एनी काइंड ऑफ परमिशन टू आस्क दोज क्वेश्चंस। ठीक। नेक्स्ट इज मोशन। what does it mean by motion? A formal proposal made by a member asking house to take up the matter to a public importance। कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कंट्री में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब इसमें भी दो चीज़ें हमें देखनी है, पहला है एडजर्नमेंट मोशन एंड नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्या होता है ये दोनों हम देखते हैं। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है टू कीप ऑल द मैटर असाइड एंड टू टेक अप द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री में कोई चीज़ हो गई है जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं, अगर कोई ट्रेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, फ्लड आ गई किसी पार्ट ऑफ कंट्री में, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम ये लेके आते हैं। एंड नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली इनिशिएट किया जाता है बाय अपोजिशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली इनिशिएटेड बाय द अपोजिशन। और इसमें होता क्या है कि हमें ये लगता है कि सामने वाली जो गवर्नमेंट है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रही है, रूलिंग पार्टी इज़ अनेबल टू रूल प्रॉपरली, तो ये इनिशिएट किया जाता है अपोजिशन के थ्रू। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, तब तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपील कर पाओगे। और इसके बाद होता क्या है कि स्पीकर पुट द मोशन टू वोट विद इन 10 डेज। 10 डेज में उसको वोटिंग कराई जाती है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ता है फ्रॉम द रूलिंग पोस्ट। नेक्स्ट, अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर। आज का जो पार्ट फर्स्ट है उसके लिए बस इतना ही। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग राज्यसभा, लोकसभा, इनके डिफरेंसेस और स्पीकर, उसके इंपॉर्टेंस, उसके रोल, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।